सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार मौसम में। निश्चित रूप से आप लोग को बड़ा आनंद आ रहा होगा और शायद एक तरफ आपके घर में पकौड़ी तलने की तैयारी चल रही होगी और आपकी तैयारी से खाने की हो रही होगी। खैर, इस विपरीत मौसम में आपके लिए सकारात्मक है, लेकिन हम सबके लिए इस विपरीत मौसम में तमाम व्यवधानों को झेलते हुए, प्रकृति के इस कोप को झेलते हुए आप सबकी सेवा में, आप सबके शिक्षार्थ हम लोग उपस्थित हैं। तो आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सानंद होंगे, प्रसन्न होंगे, इस वातावरण का, इस मौसम का आनंद ले रहे होंगे और इसके साथ साथ जो सबसे आवश्यक कार्य है आपका विद्याध्ययन करना, उसमें भी निश्चित रूप से रत होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, क्या आप सब सूचित करेंगे कि मेरी आवाज आप सब तक सकुशल पहुंच रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। तो आज की इस कक्षा में जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे ठीक पीछे शीर्षक है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण से ही संबंधित इसके पहले आपने चित्र वर्णन के विषय में पढ़ा था और उसमें एक उदाहरण भी आपको बताया गया था। आज की कक्षा में हम लोग मौलिक कहानी लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे और मौलिक कहानी लिखते समय क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मौलिक कहानी लेखन मेरे ख्याल से पेज नंबर 88 पर है, लोकोक्ति या मुहावरों पर आधारित मौलिक कहानी या कहानी लेखन। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्न मुहावरे या निम्न लोकोक्ति के आधार पर आप कोई मौलिक कहानी लिखिए, इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यह जानना भी बहुत आवश्यक है कि मौलिक किसे कहते हैं। मौलिक का अर्थ होता है अपने आप की, स्वयं की, खुद की। ठीक है, तो अब उसमें कहानी के संदर्भ में क्या कहा जाएगा, यानी कोई ऐसी कहानी आपको उस मुहावरे या लोकोक्ति के आधार पर लिखनी होती है जो कहानी आपके स्वयं के द्वारा गढ़ी गई हो, आपके स्वयं के द्वारा लिखी गई हो, या जिस घटना या वृत्तांत का आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर जो आप लिखते हैं उसी को हम लोग मौलिक कहानी लेखन कह देते हैं। आपकी अपनी कहानी होती है, यानी आपके द्वारा अनुभव किया गया या आपके द्वारा लिखा गया, आपके शब्दों में लिखी हुई कहानी होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चूंकि आप सब कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और आप में से बहुत विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि वह इस छोटी सी उम्र में अभी कोई कहानी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए एक सुविधा यह है कि आपके पुस्तक में जो मौलिक कहानी लेखन के उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि उन्हीं से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में बताया भी गया है, पोर्शन में आपके बताया गया है कि कौन कौन से कहानी आ सकते हैं आपके परीक्षा में। तो आप उन कहानियों को ध्यान पूर्वक पढ़कर, उन कहानियों को ध्यान में रखकर, कथावस्तु को ध्यान में रखकर और अपने विचार या अपने शब्दों में आप उसे लिख सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, लेकिन यदि आप अपनी स्वयं की कोई बनाई हुई कहानी लिखते हैं तो और अच्छी बात है। एक मौलिक कहानी लिखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, आप में से कोई बताएगा कि यदि आप स्वयं कोई कहानी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है, बताएं देव मिश्रा जी। सुप्रभात सर। सुप्रभात सर, किसी कहानी को लिखने के लिए पहले बार है कि उस विषय को अच्छी तरीके से समझना, उस विषय के बारे में जानना, फिर उसके बाद उस विषय को जानने के बाद अच्छी तरीके से उस कहानी को इस प्रकार से लिखना कि उसके अंदर जितनी चीजें आती हैं वो सब एक अच्छे ढंग से हो जाए और उससे जो
एग्जामिनर है, अगर वो उस कहानी को पढ़े तो उसको ये लगे कि इसको वो बहुत इच्छुक हो जाए इसे आगे जानने के लिए कि आगे जानने के इस कहानी में क्या होगा। तो इस टाइप से और हम उसमें कुछ अलग-अलग चीज़ें लगा करके कि अ, उस रुकोगे कहानी को कब? इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यस। यही हम पूछ रहे थे कि रुकोगे कब। ठीक है, तो जैसे आपने कहा, और कोई है जो बताना चाहेगा? चलिए, तो एक अच्छी कहानी लिखने के लिए आपने कुछ लक्षण बताया। हमने कहा कि कहानी कैसे लिखेंगे, क्या आवश्यक है उसके लिए। तो कहानी लिखने के लिए सबसे पहले आप किसी विषय का चुनाव करते हैं कि किस संदर्भ में, किस विषय में आपको कोई कहानी लिखनी है। ठीक, मान लीजिए कि आपको ईमानदारी पर कोई कहानी लिखनी है, तो आप उस विषय का चुनाव करते हैं कि अच्छा मेरा टॉपिक ईमानदारी रहेगा। अब उस ईमानदारी पर आप विचार करते हैं कि कैसे उदाहरण या किस तरह से कहानी लिखी जाए कि हम ईमानदारी कहानी के साथ न्याय कर पाएंगे, यानी एक अच्छी कहानी लिख पाएंगे। तो उसके दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें ईमानदारी का उदाहरण आपको मिला हो, स्वयं आपने कहीं ईमानदारी किया हो या आपके साथ किसी ने ईमानदारी किया हो या किसी के साथ किसी और ने ईमानदारी दिखाई हो, तो उस घटना को देखकर आप उस घटना को आधार बनाकर कहानी लिख सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि आपके साथ इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, ठीक, तब कैसे ईमानदारी पर कहानी लिखेंगे? तब आपको आवश्यक है कि आपके अंदर कल्पना शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो फिल्मों की कहानियां लिखी जाती है ना, ठीक, तो फिल्मों की कहानियों में क्या होता है, जो उस कहानी को लिखने वाला होता है वो कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा ना, हीरो अगर एक मुक्का मारता है तो पता नहीं कहां उड़ के और बाद में बेचारा गिरता है, 2-4 मिनट बाद गिरता है। तो ये क्या, ये संभव है? नहीं संभव है। लेकिन जो लेखक है या जो डायरेक्टर है वो ये सोचता है कि अगर हम सीधे एक मुक्का मार हीरो से मरवाएंगे और खलनायक अरे बाप रे माई दादा जो भी कहेगा, तो लोगों को उतना मजा नहीं आएगा। तो लोगों में थोड़ी रुचि जगाने के लिए, उत्साह जगाने के लिए, हॉल में ताली बजवाने के लिए जरूरी है कि ऐसा मारो कि आसमान में उड़ के 30 फुट ऊपर जाए, उसके बाद जाके नीचे गिरे, है ना ऐसा। तो यह जो है, इस तरह का जो दृश्यांकन होता है, ये कैसे संभव हो पाता है? ये डायरेक्टर उस समय अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है। या कुछ कहानियां आप लोग तो बहुत ये है, क्या कहते हैं, बहुत शौकीन है, पता नहीं कौन, सुपरमैन, बैटमैन, झाड़ू मैन और पता नहीं किस किस मैन के। तो ये सब क्या आपने कभी इनको देखा है? सुपरमैन को देखा, बैटमैन को देखा, वो झाड़ू वाले मैन को देखा? नहीं देखा आपने। ठीक, स्पाइडरमैन और पता नहीं कौन कौन मैन होते हैं लोग। अब पूछ दिया जाए तो हमको लग रहा अगले 45 मिनट लगातार फिल्मों का नाम बता दोगे। तो ये लोग जो होते हैं, ये आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में कभी दिखते नहीं है, और सच्चाई ये है कि ये होते भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये आए कहां से? ये किसी न किसी लेखक के कल्पना शक्ति की उपज है। हैरी पॉटर जो झाड़ू पर उड़ता है ना, पता नहीं, हम तो कभी देखे नहीं उसको, बेवकूफ आदमी को, लेकिन वो जेके रोलिंग, आपने उनका नाम सुना होगा, उनके उपन्यास पर आधारित वो फिल्में बनती है। ठीक है, तो वो क्या है, जेके रोलिंग की कल्पना शक्ति की एक उपज है। उन्होंने सोचा होगा कि एक कोई लड़का है, चलो बाकी सब पंख से उड़ते हैं, इसको हम झाड़ू से ही उड़ा देंगे। और समस्या ये है कि आप उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। पिछले कक्षा में एक विद्यार्थी ने पूछा था ना कि सर कि वो क्लास 7th में एक कहानी, चोर का बलिदान, तो उसमें क्या हुआ कि 3 नवयुवक हैं, घर पे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते, तो उनके अभिभावक उनको बोलते डांटते रहते हैं। तो वो तीनों सोचते हैं कि चलो कहीं बाहर चल के कमाया जाए, ठीक है, ताकि घर के लोगों के डांट से हम बच जाएंगे। तो तीनों निकलते हैं, पता चलता है कि आगे जंगल के आगे एक पहाड़ है जिसपे बहुत रत्न मिलता है, मूल्यवान। तो कहते हैं सब कि चलो वहीं चलते हैं और वहां से रत्न लेके आएंगे, फिर अपना कुछ काम धाम शुरू करेंगे। जाते हैं सब, संयोग से तीनों को एक एक रत्न मिल जाता है।
फिर तीनों सोचते हैं कि उसी घने रंग जंगल के रास्ते गुजरना है, चोर डाकू डकैत सब मिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मार के और हमारा रत्न छीन ले। तो तीनों कहते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं कि अपने अपने रत्न को हम लोग घोट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब पहुंचेंगे तो अपना निकाल लेंगे। अब इतना सुनना था कि क्लास के कई ऐसे बुद्धिजीवी और कई ऐसे विदुषी और विद्वान जो विद्यार्थी थे, तड़ाक तड़ाक उनका हाथ उठने लगा। हम भी घबरा गए कि इतना क्वेश्चन अचानक कैसे हो गया, बेचारा यही एक लाइन बोले हैं। जब पूछना शुरू किए तो सब कहे सर अगर वो पेट में रख लिए होंगे तो निकाले कैसे होंगे। अब उसका उत्तर क्या था, हम कहे कि अरे कहानी है, मान लो कल्पना का प्रयोग किया गया, लिख दिया गया है, और फिर भी अगर सच्चाई में जीना चाहते हो तो दो तरीके हैं उस रत्न को निकालने के, या तो उल्टी करके निकाल लें या तो दूसरा कोई तरीका होगा अपना। तो ये जो चीजें हैं ये कल्पना शक्ति पर लिखी जाती है, ठीक है। तो कहानी, एक अच्छी कहानी भी लिखने के लिए कई बार जब आप सच्ची घटना से प्रेरित कहानी नहीं लिख सकते या उसका अनुभव नहीं है तो आपको कल्पना शक्ति का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपके अंदर कल्पना शक्ति यानी सोचने समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ठीक, तो आप एक मौलिक कहानी अच्छी लिख सकते हैं। अब जब मौलिक कहानी लिखिए तो सबसे पहले क्या ध्यान दीजिए, जो शीर्षक है लोकोक्ति होगा या मुहावरा होगा। अभी भी बहुत से विद्यार्थी हो सकता है उनके दिमाग में एक खुलबुलाहट चल रही होगी कि अच्छा वो दूसरा तरीका क्या है, और अगर है तो उसको पहले क्यों नहीं सर बोलने, थोड़ा और मजा आता। लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, और तुम लोग ऐसे ही परेशान रहो, सोचते विचारते रहो, हालांकि तुम लोग समझ गए होगे लेकिन ठीक है परेशान रहो। तो सबसे पहले आप लोकोक्ति को या मुहावरे को ध्यान पूर्वक सुनिए, सॉरी पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसके अर्थ को ग्रहण करिए, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए, ठीक। फिर उसके बाद उस लोकोक्ति या मुहावरे या विषय से संबंधित जो कहानी हो सकती है, कथावस्तु हो सकती है, उस कथावस्तु को केंद्र में रख कर ही अपनी कहानी आगे बढ़ाइए। इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी हम इधर उधर की कर दिए, कक्षा 7 का उदाहरण आपको दे दिए, तो हम तो कहानी लिख नहीं रहे, हम तो केवल अभी आपको समझा रहे हैं, तो इसलिए हमने उन सब घटनाओं का जिक्र कर दिया आपसे। तो जो विषय है, शीर्षक है, लोकोक्ति है, मुहावरा है, उस पर केंद्रित कहानी ही लिखिए, और प्रयास करिए कि कहानी की शुरुआत और कहानी का अंत दोनों ही प्रभावी हो, ऐसा हो कि पढ़ने में आनंद आए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब पढ़ते ही नीरस लगे और लोग कहें बहुत छलाऊ कहानी, बंद करो इसको, हटाओ। या आप ऐसी कहानी लिख दें कि हम जैसे मूल्यांकन करने वाले कहें कि क्या लिख दियो यार एकदम, ठीक, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, एक ही चीज लिखते जा रहे हो। एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों में एक का नाम राम था, दूसरे का नाम श्याम था। श्याम जो था वो अपने पिता का छोटा पुत्र था, राम जो था वो अपने पिता का बड़ा पुत्र था, क्योंकि दोनों राजा के पुत्र थे, और राजा दोनों पुत्रों को बहुत अधिक स्नेह करता था, क्योंकि राम भी अपने पिता को बहुत स्नेह करता था, श्याम भी बहुत पिता को स्नेह करता था। इस प्रकार तीनों आपस में बहुत स्नेह करते थे। अब इसी कहानी को लेकर रगड़ोगी तो कोई इंटरेस्ट तो जाहिर सी बात है नहीं रहेगी, हालांकि तुम लोग करते यही हो, तो सुधार करो इसमें पहली बात। तो प्रयास करिए कि जो कहानी का प्रारंभ हो और कहानी का अंत हो दोनों ही प्रभावी हो और उत्सुकता जगाने वाला हो, ठीक। फिर कहानी जब लिखिए तो कोशिश करिए कि आपके जो संवाद हैं, अगर आप डायलॉग लिख रहे हैं उसमें संवाद लिख रहे हैं तो छोटे छोटे संवाद हो, वाक्य आपके बहुत बड़े बड़े ना हो, 3-3 पंक्ति के वाक्य ना हो कि पता चले कि अभी 4 शब्द का अर्थ समझे नहीं कि तब तक 5वां एक और कठिन आ गया वाक्यांश। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में, छोटे छोटे संवादों में लिखिए। और सबसे जरूरी बात जो बार बार करते हो, जो अभी हम बोले हैं आपसे, पुनरावृत्ति मत करिए वाक्यों का, ठीक है, पुनरावृत्ति मत करिए। आज मौसम बहुत सुहावना है क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश बाहर बारिश होने के कारण हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत सुहावना है, और मौसम इसलिए सुहावना है क्योंकि बारिश हो रही है। ये इसी तरह तुम लोग दोहराते रहते हो, तो इससे पुनरावृत्ति से बचने का प्रयास करो। खाना अगर एक ही चीज सुबह और शाम दोनों दे दे माता जी
तो शिकायत कर देते हो क्या मम्मी सुबह वाला ही शाम को भी। वहां तो तुम लोग चेंज चाहते हो, और हम लोग के लिए जब कहानी या अपने पेपर में कुछ लिखते तो कोई चेंज नहीं। तो ये अन्याय बंद करो और इसमें सुधार करो। उसके बाद जो लोकोक्ति है, मुहावरा है, या जो शीर्षक दिया गया उसका प्रयोग आपके कहानी में निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे अभी आपको बताएंगे। और बहुत कठिन कठिन शब्द अगर आप जानते हो तो ये मत सोचिए कि खूब कठिन शब्द लिख देंगे तो हमारे एग्जामिनर एकदम हमसे इंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, आप जितना भी कठिन लिखेंगे उसका अर्थ शायद हम लोगों को मालूम होगा। ठीक, तो उससे तो आप बिल्कुल नहीं इंप्रेस कर सकते, लेकिन दुविधा या समस्या ये जरूर हो सकती है कि कठिन शब्दों के प्रयोग से सामान्यतः कहानियां कठिन हो जाती हैं, समझने में कठिन हो जाती हैं। तो आप कहानी भले ही आप कक्षा 9 के परीक्षा में लिखिए, लेकिन यह भी मान के चलिए कि आपकी कहानी को आपके मूल्यांकन करने वाले शिक्षक पढ़ेंगे जो काफी उम्र दराज हैं। अब इतने भी नहीं है कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध देखे हो, लेकिन उसको ये भी मान के चलिए कि आपके शिक्षक आपसे अवस्था में बड़े हैं, और कोई ऐसा भी पढ़ सकता है कि जो अवस्था में आपसे भी छोटा हो। जैसे कुछ इंटरेस्टिंग मनोरंजक कहानी मिल गई, रुचिकर मिल गई, हमको पढ़ने में अच्छा लगा तो हम अपने घर गए उसकी चर्चा की। ठीक है, तो इतनी सरल हो कि हम किसी और छोटे बच्चे को सुनाएं तो वो बेचारा समझ में आ जाए उसके। तो ऐसा ना हो कि बीच में जाते जाते बेचारा सो जाए और हम जुट्टे अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करें। और कहानी लिखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। ऐसा नहीं कि एक बहुत शानदार कहानी लिख दी उसके बाद खुद को कहानीकार समझ लो, नहीं होता ऐसा। ये जो कहानी लिखने वाले लेखक होते हैं ना, ये पता चलता है 500 कहानी लिखते हैं तो उसमें 100 या 125 150 कहानियां ऐसी होती है जो लोग पढ़ते हैं, बाकी सब ऐसे ही बस छपती हैं या बस रखी रहती हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं परिचय में, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जानकारी में है, तो वो कविताएं लिख देते हैं, पुस्तक छपवा देते हैं, हमको बुला के या हमारे पास आके और बड़े प्रेम से पुस्तक भेंट करते हैं। पांडे जी, अमरकृति जी, जो भी कहते हैं, बाबू भैया जो भी कह सकते हैं, कहते हैं ये हमारी पुस्तक है, प्रकाशित हुई है और इसको आप पढ़िएगा, बताइएगा। अब पता चला उस कविता को या उस कहानी को पढ़ने के बाद मतलब समय तो अलग खर्च होता है, सरदर्द अलग से होता है। ठीक है, तो वो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी मनोरंजक होनी चाहिए कि सारे लोग उसको पढ़ने के लिए विचार करें। जैसे हमने आपसे कई बार कहा ना कि बोर्ड परीक्षाओं में जब हम टॉपिक करेक्शन के लिए आते थे तो उसमें एक बच्चे ने वास्तव में उसने बहुत शानदार कहानी लिखी थी पुस्तक के ऊपर, आज तक हमको नहीं भूलती है वो कहानी। और संयोग है कहीं नाम उसका हमने लिखा था अपने फोन में, लेकिन अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है। वो बच्चा शायद महाराष्ट्र का था, मुंबई का बच्चा था, और उसने लिखा था, बहुत ही रोचक कहानी लिखी थी। उस कहानी में अंतिम पैराग्राफ में क्या शायद सेकंड लास्ट लाइन में या हाँ सेकंड लास्ट लाइन में जाके हमको ये पता चला कि ये पूरी कहानी पुस्तक पर लिखी गई है, एकदम सस्पेंस थ्रिलर टाइप की। वो उस तरह की कहानी हम लोग लिखें, और वो बच्चा भी कहीं से नकल नहीं किया होगा, वो अपने कल्पना शक्ति का प्रयोग करके वो कहानी लिखा था। तो आप भी ऐसी कहानियां लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो आवश्यक शर्तें हो गई कि भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, संवाद छोटे होने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों को आसानी से समझ में आ सके। लोकोक्ति, मुहावरे या शीर्षक को सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि उसका अर्थ क्या हो सकता है। अर्थ जानने के बाद उस पर केंद्रित कहानी लिखिए। कहानी लिखते समय प्रयास करिए कि विषय वस्तु से भटक कर मत लिखिए, उसी विषय पर आधारित कहानी होनी चाहिए। कहानी लिखते समय और कहानी का अंत करते समय इतने अच्छे वाक्यों का प्रयोग करिए या प्रारंभ और समापन इतना शानदार करिए कि वह पढ़ने वाले को आनंद प्रदान करे या उसको रुचिकर लगे। ठीक है, ये होना चाहिए। और किसी भी घटना का अगर वर्णन आप करते हैं तो उसमें बेकार में या बिना वजह के या अनावश्यक रूप से उसका विस्तार नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक घटना आपने ईमानदारी पर देख ली और उस घटना को आप लिखते जा रहे हैं 3 पेज, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शब्द सीमा तो आपको बताई ही जाती है परीक्षाओं के लिए, पेपर में आपको वो निर्धारित किया जाएगा।
और आपके पुस्तक में भी प्रारंभ में दिया गया होगा उदाहरण में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि आपको कितने शब्द सीमा की आवश्यकता होती है। तो और जो हमने आपको दिया था वेबसाइट पर 2 बार दिया है ना प्रस्ताव लेखन, तो उसमें हमने मेंशन भी किया था कि 250 शब्दों में आपको कहानी, प्रस्ताव या चित्र वर्णन करना है। 250 शब्दों में लिखना होता है, तो बहुत अधिक बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए। अब जब आप इन सब चीजों को समझ लेते हैं और कहानी लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज जो अधिकतर विद्यार्थी गलती कर देते हैं और उसकी वजह से अपने अंकों की हानि कर लेते हैं, कम से कम 3 नंबर उनका नुकसान हो जाता है बिना किसी में वो उसके छोटे से गलती के वजह से। वो क्या होता है, जब आप मौलिक कहानी लिखना शुरू करिए तो जो आपको दिया गया है विषय या शीर्षक या मुहावरा या लोकोक्ति, तो सबसे पहले पैराग्राफ में आप उसका अर्थ स्पष्ट करिए। ठीक है। अधिकतर विद्यार्थी क्या होता है कि अच्छा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये लोकोक्ति पर आधारित आया है, तो तुरंत कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसका इनाम ये था, उसके 4 बच्चे थे। जब आप यहां से शुरू करेंगे तो आपके अंक 3 नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 जो मौलिक कहानी लेखन है उसमें उस मुहावरे का या लोकोक्ति के अर्थ पर 3 नंबर होता है, 3 अंक उसके लिए निर्धारित होता है। ठीक है। और विषय पर 10 नंबर मान के चलिए होता है। ठीक। और समापन पर 2 अंक होता है। ठीक। तो इस तरह से 15 अंक हुआ। तो जो प्रारंभ है या जो अर्थ होता है लोकोक्ति का या मुहावरे का, वो आप चाहे तो 3-4 लाइन में, 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए यही है, एक उदाहरण है आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 92 पर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस उक्ति को आधार बनाकर कोई मौलिक कहानी लिखिए। तो देखिए 2 लाइन में इस उक्ति का अर्थ बता दिया गया है। अब 2 लाइन लिखकर आप 3 नंबर पा सकते हैं। उसके बाद भले ना कुछ लिखा हो गया हो, लेकिन आप 2 लाइन पर 3 नंबर पा जाएंगे आराम से। और बाकी कहानी आप 20 लाइन लिखेंगे तब जाके 12 नंबर पाएंगे। ठीक। तो देख लीजिए, इसको कभी भी भूल से भी छोड़िएगा मत, अर्थ जरूर लिखिएगा। तो जैसे इसमें लिखा है कि इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो कहीं भी विजय या सफलता पाई जा सकती है। यानी अगर आप मन से ठान लें किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो आपको निश्चित रूप से उस कार्य को करने में सफलता मिलेगी या उस कार्य को करने के बाद आपको उसका सुपरिणाम मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। अगर आप पूरे आत्मविश्वास से, लगन से, इच्छा शक्ति के साथ उस काम को करते हैं तो ये तो मान लीजिए हमने 5 लाइन बोल दिया, लेकिन इसमें अर्थ केवल 2 वाक्यों में दिया गया है कि इस उक्ति का अर्थ है कि यदि मन में दृढ़ विश्वास या दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो हम कहीं भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं या विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बस ये 2 वाक्य में है तो वो एक ही वाक्य, लेकिन मान लीजिए चूंकि कॉमा है, 2 वाक्यांश आप मान लीजिए, तो 2 वाक्यों में आप अर्थ इसका बता देते हैं, उसके बाद आप कहानी फिर लिखना शुरू करिए। समय तो है ही अभी, मेरे ख्याल से समय है। कोई पढ़ना चाहे आदर्श जी, पुस्तक है ना, तो पढ़िए कहानी को जल्दी जल्दी थोड़ा। आदर्श, पहले यहां से अनम्यूट होना पड़ेगा आपको। सुप्रभात सर। सुप्रभात। कहानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। संत कबीर जी ने सत्य ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कह कबीर पिए पाई ये मन ही ते प्रतीत। किसी अन्य विचारक ने कहा है, मनोबल युग का गिरे नहीं, मनोबल चलो उठाते चले। इसी से करे
सृजन युग का धारा को स्वर्ण बनाते चले। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो कहीं भी विजय या सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस युक्ति पर आधारित कहानी इस प्रकार है। राजा सुजान सिंह भुवनगढ़ का प्रतापी राजा था। वह जब तक जीवित रहा तब तक पास के राज्य हनुमानगढ़ के किसी राजा की यह हिम्मत न हो सकी कि भुवनगढ़ की ओर आंख उठाकर भी देख सके। समय पाकर सुजान सिंह का देहांत हो गया। सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते जीवन सिंह को युवराज का पद प्राप्त था, अतः उसे ही राजा का उत्तराधिकारी मानकर राज सिंहासन सौंप दिया गया। जीवन सिंह अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। उसमें वीरता, साहस और विवेक की तो कोई कमी नहीं थी, परंतु वह राग रंग में व्यस्त रहना अधिक पसंद करता था। उसे सैन्य संचालन, शासन प्रबंध तथा न्याय व्यवस्था से कुछ लेना देना न था। उसने इनसे संबंधित सभी अधिकार क्रमश सेनापति, प्रधानमंत्री एवं को दे रखे थे। उसे बताया कि जीवन सिंह के शासन में क्या कुछ हो रहा था तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। चलिए, आवाज बहुत उसे लगा कि अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। उसने अपने सेनापति को, चलिए ठीक है, आदर्श आपको विराम दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं। और अब इस कहानी को संक्षिप्त रूप में हम ही बता देते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक राज्य है, उस राज्य का कोई राजा है, राज्य का नाम कुछ भी रख लीजिए, राजा का नाम कुछ भी रख लीजिए। जैसे इसमें भुवनगढ़ दिया गया है राज्य, और वहां के राजा का नाम सुजान सिंह दिया गया है। तो जब तक राजा सुजान सिंह का राज्य भुवनगढ़ पर था तब तक किसी भी राज्य की, और खासकर उसके बगल के राज्य की हिम्मत ना हो सकी उस पर आक्रमण करने की। और आगे चलकर सुजान सिंह का देहांत हो गया, और सुजान सिंह का जो सबसे बड़ा पुत्र था जीवन सिंह, वह वहां राजा बना। जीवन सिंह अपने पिता के स्वभाव से विपरीत था, यानी जीवन सिंह के जो पिताजी थे वह साहसी तो थे ही, उतने ही अधिक योग्य भी थे। लेकिन इसके साथ क्या था कि यह वीर था, साहसी था, विवेक भी था, लेकिन इसका अधिकतर समय जो था वो राग रंग में बीता रहता था। राग रंग का मतलब क्या है? राग रंग का मतलब होता है कि देखा होगा आप लोगों ने अधिकतर फिल्मों में, पुराने फिल्मों में देखे कि राजा मतलब सीधे वो दरबार में बैठा है और आगे डांस चल रहा है, ठीक, भाई साहब सब राज काम छोड़ के और वही डांस देख रहे हैं। तो राग रंग का मतलब यही होता है कि जो नृत्य में, गीत संगीत में बहुत अधिक रुचि लेता हो, राजकाज छोड़कर, ठीक है, जो उसका मुख्य काम है उसको छोड़कर। जैसे आज के बहुत से विद्यार्थी उनका मूल काम है पढ़ाई करना, लेकिन वो फिल्मों में, टीवी में या दूसरे चीजों में अधिक व्यस्त रहते हैं। जो भी अपने आप को इस तरह का आप में से समझेगा वो स्वयं मुस्कुरा देगा। ठीक, अनी जी अच्छी बात है। सच्चाई को चाहे जितना छिपाने की कोशिश करिए, मुस्कुराहट छिपाने का लाख प्रयास कर रही थी, छिपा नहीं पाई। और भी बहुत से मुस्कुराते हुए चेहरे दिख रहे हैं, यानी लगभग बहुत से लोगों की यही दशा है, कोई बात नहीं। तो ये राग रंग में, नृत्य में, गीत संगीत में डूबे रहते थे। राजकाज इन्होंने छोड़ दिया था, सारा राजकाज इन्होंने अपने सेनापति को, मंत्री को, दंडाधिकारी को सौंप दिया था। जैसे न्याय करने वाला काम दंडाधिकारी को सौंप दिया, सेना संबंधित काम सेनापति को सौंप दिया, गृह व्यवस्था या राज की व्यवस्था देखना है तो उसको उन्होंने मंत्रियों पर छोड़ दिया, और खूब अपने आनंद से, आराम से जीवन जीने लगे। अब बगल के राज्य जो हनुमानगढ़ थे, वहां के गुप्तचर अपने राजा के पास गए, कहे कि महाराज आप तो 3 बार आक्रमण किए, तीनों बार फ्लॉप हो गए, हार गए हैं, लेकिन इस समय बहुत सही कंडीशन है महाराज वहां पे, और जो राजा है ना वो एकदम राजकाज पे ध्यान नहीं देता है, इस समय आक्रमण करिए, भाग जाएगा पक्का। हम अपनी भाषा में बता रहे हैं आपको, सुनाने की भाषा में बता रहे हैं, आप लोग इस तरह लिखिएगा मत। तब राजा भी एकदम खुश हो गया कि ये तो बढ़िया मौका है, इस बार तो पक्का इसको जीत लेंगे, 3 बार बहुत हराए हैं सब, हमको बड़ा नुकसान हुआ है मेरा। तो उसने
अपने पूरी सेना के साथ, दल बल के साथ, पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया। लेकिन समस्या ये हो गई कि फिर बेचारा उसकी सेना सुजान सिंह, अरे इनके क्या नाम इनका, जीवन सिंह, भुवनगढ़ के राजा जीवन सिंह की सेना से डरकर फिर भाग गई। राजा बेचारा परेशान हो गया, गुस्सा हो गया कि चौथी बार आक्रमण किया और चारों बार हार गए। रीजन क्या हो रहा समझ में नहीं आ रहा। पूरी ताकत लगा के हम आक्रमण कर रहे हैं, सारे सैनिकों को हम इकट्ठा करके जा रहे हैं, फिर भी हार जा रहे हैं। लेकिन अपनी हिम्मत उसने नहीं हारी। उसने कहा, अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि देखो ऐसा है कि 3 बार और ये 4 बार तो हम लोग हार गए, लेकिन न तो डरने की बात है न तो घबराने की बात है, और हमारा ये मानना है कि एक न एक दिन हम लोग जरूर जीतेंगे। मेरा विश्वास है कि हम लोग जरूर भुवनगढ़ पर अधिकार करेंगे। और मैंने राजा ब्रूस की कहानी बहुत बढ़िया से पढ़ी है और सुनी है, समझी है, तो मैं अपना विश्वास नहीं खोऊंगा और एक बार फिर हम लोग आक्रमण करेंगे आने वाले समय में और अब की बार जीत जाएंगे। कहने को अपने सेनापति से कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए कह दिया उसने, लेकिन समस्या तो थी कि काहे हम जीत नहीं पा रहे। बेचारा निराश था, दुखी था। तो राजपुरोहित के पास गया, जो राज्य के पंडित जी टाइप के लोग होते थे, जो उनके सलाहकार होते थे, उनके पास गया। उनसे कहा कि महाराज समझ में नहीं आ रहा, 4 बार आक्रमण किए, चारों बार हार गए, सेना भी कई बार अधिक रही और सारी तैयारी करके गए थे, फिर भी हार गए, कारण क्या है? तो उस राजपुरोहित ने कहा कि देखिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हमको मालूम है आप क्यों हार जा रहे हैं। आपकी जो सेना है वो उनकी सेना से अधिक ताकतवर है, लेकिन फिर भी एक समस्या है छोटी सी, और उसी की वजह से आप हार रहे हैं। राजा ने पूछा क्या? तो उसने कहा कि आपकी जो सेना है उसका आत्मविश्वास डिग गया, यानी आपकी सेना का मन बुझा हुआ है। वो मन में मान के चल रहे हैं कि वो जब भी आक्रमण करेंगे तब हारेंगे, क्योंकि 4 बार हार चुके हैं। ठीक है, 3 बार हारे थे, तो चौथी बार जब गए तो फिर उनको लगा कि अरे 3 बार हारे हैं, फिर हम लोग हारेंगे, हो सकता है। तो जब इस प्रकार के बुझे हुए आत्मविश्वास के साथ सेना लड़ेगी तो किसी कीमत पर वह विजय नहीं प्राप्त कर सकती। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सेना में भुवनगढ़ की सेना का डर समाया हुआ है, आतंक समाया हुआ है, उसको निकालना पड़ेगा। उसकी जगह आपकी सेना में आत्मविश्वास भरना पड़ेगा। ताकत पर्याप्त है आपकी सेना के पास, बस आत्मविश्वास की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। तो राजा ने कहा कि अच्छा लेकिन इसका उपाय क्या है? तो उसने कहा कि एक उपाय है, आप जब भी आक्रमण करने जाइएगा तो उससे पहले एक छोटा सा यज्ञ करा लीजिएगा, और आप अपने सेना के जो भी अधिकारी हैं, सेनापति हैं, उनको उस यज्ञ में बुलाइएगा और वहां कहिएगा सबके सामने, सेना के सामने, सेनापति के सामने, कि एक ज्योतिषी ने हमको यह सलाह दी है कि अगर हम लोग के सेनापति अपने राज्य के ध्वज के यानी झंडे के स्थान पर घास का पुतला लेकर आगे बढ़ेंगे तो पक्का हम लोग जीत जाएंगे। ठीक है? तो राजा ने पूछा कि अच्छा इस तरह करने से क्या होगा? तो राजपुरोहित ने कहा कि देखिए, जब आप यह कहेंगे कि आपके सेनापति जब झंडा छोड़कर और केवल घास का तिनका या घास का गट्ठर लेकर आगे बढ़ेंगे, पुतला लेकर आगे बढ़ेंगे, तो उतने से ही जो आपके सैनिक हैं उनके मन में जो डर समाया हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। उनके दिमाग में ये बात आएगी कि अरे ज्योतिषी कहे हैं, इसका मतलब ये होगा जरूर, अगर हमारे सेनापति घास का पुतला लेकर आगे बढ़ते हैं तो जो ही आपके सेनापति आगे आगे घास का पुतला लेकर चढ़ेंगे, आपकी सेना के अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अति आत्मविश्वास में वो लड़ेंगे और आसानी से जीत जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया और सच में जीत गए। ठीक है, तो ये वास्तव में ये परखी हुई बात है, व्यवहारिक बात है कि अगर आप मन में ठान लेते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, और पहले ही मन में व्यवधान और पहले ही मन में शंका संदेह अगर आप लाते हैं तो कभी आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे जो ये सोचता है कि अच्छा हम परीक्षा देने जाएंगे तो हम पास होंगे कि नहीं होंगे, उसके पास होने के चांस कम होते हैं, या फिर उसके बहुत अच्छे अंक से पास होने के चांस तो बिल्कुल नहीं होते। लेकिन जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे
तो आपके अंक भी बढ़ेंगे, आपका पोजीशन भी बदलेगा, आपका स्थान भी बदलेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कभी भी जीवन में कोई काम करिए, भले ही एक गिलास पानी लेने का भी काम है, तो उस काम को करते समय भी अपने मन में लगन रखिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक, जैसे आप में से बहुत से विद्यार्थी शिकायत करते हैं ना, सर टू मच होमवर्क इज गिवन। ठीक है, तो अब ये जो अंग्रेजी में सेंटेंस तुम लोग झाड़ देते हो, इसका नुकसान क्या है कि पले हुए हारे मन से कहते हो, बुझे हुए मन से कहते हो, तो वो जितना होमवर्क दिया नहीं जाता उससे 2 गुना 3 गुना वो होमवर्क हो जाता है। आप प्रयास करिए कि कोई भी काम जीवन में करिए तो उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए। 2-3 उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक उदाहरण देते हैं हम आपको गुजरात का, सोमनाथ मंदिर का। ठीक है, कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो उस समय शायद 17वां आक्रमण ही था उसका सोमनाथ मंदिर पर। इतिहास के विद्यार्थी बैठे होंगे, जानते होंगे, हम तो जानते हैं, कंफर्म जानते हैं। तो जब उसने आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर पर, तो कहा जाता है कि जितनी सेना के साथ वो आया था महमूद गजनवी, उससे अधिक से लोग चारों तरफ से उस मंदिर के आसपास चारों तरफ से खड़े थे। ठीक ना, और वो युद्ध का तमाशा देखने के लिए खड़े थे। उसमें क्या था, उसमें एक और सेना गुजरात की वहां की लड़ रही थी, सोमनाथ की सेना जो थी वो लड़ने के लिए तैयार थी। अब उसमें क्या था कि एक पेच था, ये था कि मंदिर के ऊपर जो पताका है, वो पताका जब तक अपने स्थान पर रहेगी तब तक इस राज्य को कोई जीत नहीं सकता है। ठीक है, अब जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो पहले दिन उसको हार जैसी महसूस होने लगी कि हम हार जाएंगे युद्ध में। ठीक, उसकी सेना चाहे जितनी वीरता से लड़ी, लेकिन वहां के लड़ाकों से नहीं जीत पा रही थी। फिर उसको ये बात पता चली कि मंदिर के ऊपर जो पताका है उसके बारे में एक अंधविश्वास है या विश्वास है कि जब तक ये रहेगा यहाँ पर तब तक इस युद्ध को कोई जीत नहीं सकता। तो उसने अपने तीरंदाजों को लगा दिया कि सारा काम छोड़ के पहले इस पताका को गिराओ, और वही हुआ, पताका कट के नीचे गिर गई। अब जब सैनिक जो बड़ी वीरता से उस समय तक लड़ रहे थे, वो जब इस चीज को देखे तो वो हार मान गए कि अब तो पक्का है, अब तो हम लोग हार जाएंगे, अब तो हम लोग को पराजित होना है। तो एक बुझे हुए मन के साथ वो युद्ध करने लगे, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो युद्ध बहुत ही आसानी से, जीता हुआ युद्ध वो हार गए। और फिर उसको महमूद गजनवी ने मंदिर को लूट लिया, तोड़ फोड़ दिया, जो करना था किया। इसी तरह से एक उदाहरण आपको बंगाल का मिलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अंग्रेजों का शासन जब प्रारंभ हुआ उससे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध हुआ भारत में, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला के साथ जो हुआ, सिराजुद्दौला के साथ, सिराजुद्दौला, हाँ। तो उस युद्ध में कहा जाता है कि जितनी अधिक उस बंगाल की सेना थी, यानी सिराजुद्दौला की सेना अंग्रेजों से लड़ रही थी, उससे अधिक लोग, उससे कई गुना लोग उस पूरे युद्ध क्षेत्र के चारों तरफ खड़े होकर उस युद्ध का तमाशा देख रहे थे, और युद्ध का निर्णय देखने के लिए वो परेशान हो रहे थे कि देखा जाए कौन जीतता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस उदाहरण को कई बार कहा है, तो उसमें जिस लैंग्वेज में उन्होंने कहा, इसी तरह से कहा कि उस समय प्लासी के युद्ध में जितनी सेना थी बंगाल की जो लड़ रही थी अंग्रेजों से, उससे अधिक, कई गुना अधिक लोग प्लासी के मैदान के चारों तरफ खड़े होकर और युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखा जाए कि क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। इंटरेस्ट ले रहे थे, ये जानते हुए कि इस युद्ध से भारत के भविष्य का निर्माण होने वाला। अगर सिराजुद्दौला हार जाएगा तो भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, जीत जाएगा तो अंग्रेज भाग जाएंगे। यह जानते हुए भी वो लोग तमाशा देखते रहे और युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणाम वही हुआ, प्लासी का युद्ध, वो बेचारा हार गया। और उसका खुद का सेनापति जो था मीर जाफर, उसने भी गद्दारी कर दी थी, वो भी अंग्रेजों से जाकर मिल गया, हार गया। उसके बाद भारत 250 वर्षों तक, 250 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। ठीक, इसी तरह से एक और उदाहरण मिलता है, बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। खानवा का युद्ध, राणा सांगा, आपने नाम सुना ना, ये सब कहानी आप इस पर
जो हम जितने उदाहरण बता रहे हैं इनको केंद्र में रखकर आप कहानी लिख सकते हैं, इसीलिए हम इन सबको बता रहे हैं। खानवा के युद्ध में एक तरफ बाबर की सेना थी, दूसरी तरफ महाराणा सांगा की सेना थी, ठीक है। नहीं, इसमें पानीपत के युद्ध में बाबर की और इब्राहिम लोदी की सेना दोनों आपस में लड़ रही थी। बाबर मंगोल था, विदेशी था, वो आया था आक्रमण करने, उसको मालूम था कि दिल्ली पर लोदी वंश का शासन है, अगर इसको हरा दिए तो पूरा भारत कब्जा में आ जाएगा। पानीपत का वो युद्ध लगभग हार चुका था, उसकी सेना डर के भागने जा रही थी। उसने देखा, फिर वो अपनी सेना के बीच में आया और फिर कहा जाता है, इतिहास पढ़िएगा गंभीरता से, तो वहां उसने एक बहुत जोरदार भाषण दिया। उसकी सेना मन में हार चुकी थी कि अब हमारे सामने ये लोदी की सेना बड़ी है, ठीक है, यहाँ का मौसम हमारे अनुकूल नहीं है, तो यहाँ रह के कोई फायदा होगा नहीं, तो वो लगभग हार रही थी। उस समय बाबर अपनी सेना के बीच में आया, खूब तेज स्वर में चिल्ला चिल्ला कर उसने अपनी सेना को संबोधित किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। उसने कहा कि अगर तुम लोग यहाँ जीत जाओगे तो भारत का तुमको राज्य मिलेगा, इतने बड़े देश का राज्य मिलेगा, इतने धनी देश का राज्य मिलेगा, और अगर हार जाओगे तो शहीद कहलाओगे, वीर की तरफ पूजे जाओगे, तो दोनों ही तरह से तुमको फायदा ही हो रहा है। और अगर भाग जाओगे तो कायर दुनिया कहेगी, कहीं सम्मान से जी नहीं पाओगे, तो अब तय कर लो कि तुमको क्या करना है। और उसके बाद उसने स्वयं कई प्रण किए, जैसे उसके पहले वो शराब बहुत पीता था, ठीक, तो उसने सेना के बीच में खड़े होकर और घोषणा की कि अगर तुम लोग मेरे लिए यह जीत लाकर दे देते हो, यानी यह युद्ध मेरे लिए जीत जाते हो, तो मैं अपनी सबसे प्रिय चीज जो है उसको जीवन भर के लिए छोड़ दूंगा। ऐसा कहीं इतिहास की किताबों में आता है, हमने पढ़ा है। तो जब सेना ने देखा कि यह व्यक्ति अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु छोड़ सकता है और उसके बाद कह रहा है कि इतना इतना धन हम लोग को मिलेगा, बहुत धन मिलेगा हम लोग को, हमारे जो राज्य हैं वो एकदम अमीर हो जाएंगे, हमारा घर परिवार एकदम धन धान्य से भर जाएगा, तो सेना ने फिर बड़ी ताकत के साथ और विश्वास के साथ लड़ाई लड़ी और पानीपत का वो युद्ध जीत गए। पानीपत का पहला युद्ध। परिणाम देखो, उसके बाद मुगलों का शासन रहा देश में 350 वर्षों तक। तो इस तरह से अगर मन में मान लीजिए तो आप पराजित हैं, और मन में अगर मान लीजिए तो कठिन से कठिन युद्ध को या कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अब कुछ ही मिनट बचे हैं, फिर भी यदि आपके कोई प्रश्न हो कहानी लेखन से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। देव जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन कराने के लिए, उनसे कहिएगा कि आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। अपने प्रभु का इन्होंने चित्र लगाया था, प्रयास करिए कि केवल आप अपने मुखमंडल के साथ ही प्रस्तुत रहा करिए, उपस्थित रहा करिए। हाँ, तो किसी का कोई प्रश्न है कहानी लेखन से संबंधित? कुछ हमने आपको बताया 15 अंक के लिए आता है कहानी लेखन, ठीक है। अंकों का वितरण हमने आपको बता दिया, अर्थ लिखने पर 3 अंक, ये होता नहीं है लेकिन मान लिया जाता है। तो अर्थ 3 नंबर, विषय वस्तु 10 नंबर और समापन जो होता है वह 12 नंबर 2 नंबर। तो जैसा कि अभी हम आपको बताए थे, प्रारंभ और समापन दोनों ही आपका प्रभावी होना चाहिए, दोनों ही मनोरंजक होना चाहिए, दोनों ही उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। बाकी और आप लोगों को हमने एग्जाम्पल भी दिया है, 2-3 प्रश्न ऐसे संबंधित हमने आपको दिए भी थे, आशा है आपने लिखा भी होगा अब तक कॉपी में, और अब तो कॉपी सबमिशन का डेट भी आ चुका है। अक्षिता, यस सर, सुप्रभात। प्रभात, क्या हाल चाल है? ठीक है सर। बढ़िया, पढ़ाई चल रही? बढ़िया, पढ़ाई चल रही है बढ़िया। लग रहा है किसी कारणवश, कोई बात नहीं। तो अनुष्का, सुप्रभात सर। सुप्रभात। जो दिया गया था वो आपने कॉपी में लिख दिया?
यस सर। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि हम जितना दे रहे हैं उतना ही आप लिखें, आपके पास अतिरिक्त समय हो तो आप लिख सकते हैं। हालांकि अब तो परीक्षा नजदीक आ गई है। अर्पिता पहले ही सर हिला रही है, सर लैक ऑफ टाइम, दे आर अनएबल टू डू लाइक दिस। ठीक, तो अभी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं की तैयारी करिए, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त जब भी आपके पास समय हो तो आप इन सब चीजों में अपना समय लगाइए। जो मनोरंजन की इच्छा होती है ना, किसी काम को करते करते आप थक जाते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते ही थक गए, तो आप कविता, कहानी कुछ, या अपने जीवन के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में, इन सब के बारे में लिखने की कोशिश करिए, इसकी आदत डालिए, ठीक है। बहुत लाभ होता है, बहुत काम आता है। तो चलिए, समय समाप्त है और इसलिए आप सबसे विदा लेने का यह समय भी है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आनंद रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और इस शानदार मौसम का आनंद भी लेते रहेंगे। बिना भूले कि आपको पढ़ाई भी बहुत करनी है, बहुत करनी है। परीक्षाएं समीप हैं, पहला सेमेस्टर है, तो शुरुआत अगर आपका अच्छा होगा तो अंत भी अच्छा होगा। इसलिए पहली परीक्षा में आप पूरे मन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करिए और पढ़ाई करिए। ठीक, धन्यवाद, आभार।